हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं, जिसमें मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बेसिक्स आपको समझा चुकी हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी बेसिक्स समझा चुकी हूँ और आज मैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक्स समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने में, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे ईजीएस्ट जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सबसे टफेस्ट जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। टफेस्ट इन द सेंस हमें विजुलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, 3 डायमेंशनल सिस्टम को हमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसलिए ये थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है। पर फिर भी मैं अपने से पुरजोर कोशिश करके आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, जिसमें ये फिगर्स 1 2 3 4 जो है ये मेरी मदद करेंगे। 1 2 3 और 4 मेरी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल सिस्टम जैसे मैं बताती आई हूँ, ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, मतलब उसकी तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम राइट हैंड स्क्रू रूल से सीक्वेंस समझाते हैं उसके यूनिट वेक्टर्स का, या किस हिसाब से सीक्वेंस में कोऑर्डिनेट्स को या डायमेंशंस को हम लेते हैं, वो भी मैं राइट हैंड स्क्रू रूल से समझा देती हूँ। ये सिस्टम ऑर्थोगोनल सिस्टम है, जैसा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट P को एज्यूम करके चलते हैं कि वो क्यूबॉइड के वर्टेक्स पर प्रेजेंट है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एज्यूम करके चलते हैं कि पॉइंट जो है वो सिलेंडर के टॉप मोस्ट सर्कमफरेंशियल सर्कल पर प्रेजेंट है। और यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P को हम या किसी भी पॉइंट को हम एक स्फीयर के सरफेस पर एज्यूम करके चलेंगे। तो जैसा कि P पॉइंट, हमेशा मैं एक पॉइंट लेती हूँ जिसका नाम P ही देती हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स XYZ थे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ρ φ z है और यहाँ पर इस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं 3 कोऑर्डिनेट से r, थीटा और फाई से, जिसमें r जो होती है लेंथ होती है, थीटा और फाई जो होते हैं वो एंगुलर डायमेंशंस होती हैं। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि P पॉइंट जो होता है एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और एक इमेजिनरी स्फेरिकल शेल में एज्यूम कर लेती हूँ। एक बॉल एज्यूम कर लीजिए कि एक बॉल है जो आधा बोर्ड के आगे और आधा बोर्ड के पीछे एग्जिस्ट कर रही है। वो बॉल, उस बॉल के सरफेस पर P पॉइंट लाई करता है। तो इस स्फेरिकल सरफेस या बॉल की जो रेडियस होगी, क्योंकि बॉल का जो सेंटर है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस बॉल की जो रेडियस होगी या स्फीयर की जो रेडियस होगी वो P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ही है। तो R, जैसा अभी मैंने बताया कि ओरिजिन से P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन बनेगी वो आपकी R होगी और R नथिंग बट रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल है बेटा। तो इस तरीके से मैं R को समझ सकती हूँ। तो R हमेशा स्फेरिकल शेल के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब रेडियस हमेशा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती, तो ये R भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी इस स्फेरिकल शेल पर। अब R यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, P पॉइंट यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो R ये हो जाएगा। R कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर मैं P पॉइंट लेकर चलूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है थीटा, वो ऐसे है कि ये जो P पॉइंट स्फेरिकल सरफेस पर लाई कर रहा है, इस P पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस की जो ये वाली रेडियस है जो P पॉइंट से पास होती है, ये रेडियस पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है वो मेरा थीटा एंगल हो जाएगा। फिर से मैं बोल दूं, ओरिजिन को जब मैंने P पॉइंट से जोड़ा और यही मेरी रेडियस भी है स्फेरिकल सरफेस की और यही मेरे लिए R कोऑर्डिनेट बन रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट P पॉइंट का, तो इस R और पॉजिटिव Z एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वही आपका क्या हो जाता है, थीटा एंगल हो जाता है। P पॉइंट यहाँ होगा तो R ये हो जाएगी, तो थीटा एंगल ये वाला हो जाएगा। बोर्ड के बैक साइड में कहीं P पॉइंट होगा तो R जो होगी वो ओरिजिन से बैक ऑफ द बोर्ड में जाएगी, तो एंगल जो थीटा होगा उस लाइन और पॉजिटिव Z एक्सिस के बीच में होगा। थीटा को समझने के लिए मैं एक सरफेस और एज्यूम कर रही हूँ और वो सरफेस है मेरी कोनिकल सरफेस।
P पॉइंट यहाँ लाई करता है, तो मैं यहाँ पर एक कोनिकल सरफेस ऐसी एज्यूम कर लेती हूँ, एक कोन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कोन कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे जिसका वर्टेक्स क्या है, कोनिकल वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पर। तो आप यहाँ इमेजिन करिए कि एक यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आइसक्रीम कोन एग्जिस्ट कर रहा है, और आइसक्रीम कोन के टॉप मोस्ट सरकमफरेंशियल सर्कल पर आपका P पॉइंट लाई कर रहा है। अब ये कोन की जितनी भी इनफाइनाइट लैटरल लाइंस होंगी, ये मेरा जो कोन है, ये हाथ अगर मैं ऐसे रोटेट कर देती हूँ तो एक कोन का शेप ले लेगा। तो कोन की लैटरल साइड पर जितनी भी लाइंस होंगी वो रेडियस ऑफ द स्फीयर भी होगा बेटा, और लैटरल साइड ऑफ द कोन भी होगा, और वो हर लाइन रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी स्फीयर के, और हर लाइन इस कोन से कितने एंगल पर होगी, थीटा एंगल पर होगी, क्योंकि कोन का जो कोनिकल एंगल है जहाँ पर P पॉइंट लाई कर रहा है, अगर मैं एज्यूम कर लूँ मेरा P पॉइंट जो है इस फिंगर पर लाई कर रहा है, फिंगर के टिप पर लाई कर रहा है, तो कोन ऐसा है, तो ये लैटरल साइड मतलब ये R ही हो गया, ये P पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो ये लाइन जो होगी, मेरा हाथ जो है वो R रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कोन का जो टॉप मोस्ट सरकमफरेंशियल सर्कल है उसका हर पॉइंट स्फीयर पर लाई कर रहा होगा। हर लैटरल लाइन कोन को बनाने वाली, कोन को फॉर्म करने वाली जो होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। या ये समझो कि अगर ये मेरी रेडियस है स्फीयर की, और P पॉइंट को मैं एक सर्कल पर रोटेट कर देती हूँ, कीपिंग O एज अ एंड ऑफ OP, मतलब एक पॉइंट इस लाइन का O पर ही रहे और P पॉइंट को मैं रोटेट कर दूं Z एक्सिस के अलोंग, तो क्या बन जाएगा, OP लाइन का जो लोकस होगा वो एक कोन फॉर्म होगा। पर P पॉइंट कहाँ ट्रैवल करेगा, स्फीयर पर। P पॉइंट जहाँ जहाँ न्यू पोजीशन लेगा कहाँ होगा, वो स्फीयर पर। इसको समझने के लिए ऐसा एज्यूम करो कि मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, एप्पल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एप्पल को जब मैं ऐसे कट करूँगी तो क्रॉस सेक्शन मुझे क्या मिलेगा, सर्कल। उस सर्कल के हर पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ द एप्पल से कनेक्ट कर दूँ तो अंदर एप्पल के क्या एग्जिस्ट करेगा, कोन। पर उस कोन का टॉप मोस्ट सरकमफरेंशियल सर्कल का हर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एप्पल की सरफेस पर। मतलब P पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है या ये जो P पॉइंट है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट R है, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर भी R है, लैटरल साइड लेंथ ऑफ द कोन भी R ही है, और सेकेंड एंगल जो थीटा है वो इस कोन का कोनिकल एंगल है। मतलब R लाइन पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। तो इस P पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट R हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया ये थीटा एंगल जो पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ ये R बना रही है, और ये P पॉइंट कोन पर भी लाई कर रहा है, ये P पॉइंट स्फीयर पर भी लाई कर रहा है, दोनों पर ये लाई कर रहा है बेटा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये P पॉइंट मैंने यहाँ बताया हुआ है, तो कौन कौन सा है बेटा, ये कोन का टॉप मोस्ट सरकमफरेंशियल सर्कल है, और ये कोन बन रहा है। P पॉइंट से भी मैं ओरिजिन को जोड़ दे रही हूँ, तो ये मेरी R रेडियस हो गई जो कि स्फीयर की भी रेडियस है, लैटरल लाइन ऑफ द कोन भी है, और पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बना रहा है वो कितना एंगल हो जाएगा, थीटा। वो P पॉइंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट R है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, सेकेंड कोऑर्डिनेट कोनिकल एंगल ऑफ द कोन है जो कि P पॉइंट से पास हो रहा है। स्फीयर भी P पॉइंट से पास हो रहा है, कोन भी P पॉइंट से पास हो रहा है। मैं जोर दे दे के इतनी सारी बार बार चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, इसलिए अभी मैं बेस पक्का कर देना चाहती हूँ आपका। थर्ड क्वाड्रेंट फाई होता ये वही है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, वो एग्जिस्ट कर रहा है ये P पॉइंट को जब मैं XY प्लेन पर ड्रॉप कर देती हूँ तो Q मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आता है, Q को मैंने O से ज्वाइन कर दिया, तो O, Q, P और C से ये जो मेरा एक प्लेन बना है, ये प्लेन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो आपका फाई एंगल हो जाता है बेटा। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, ये एक पेपर ले लिया मैंने, P पॉइंट आपका यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है P पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरी एज Z एक्सिस है, मतलब ये Z एक्सिस पर लाई करेगा, और ये XY प्लेन है, मतलब ये एज मेरी XY प्लेन पर लाई करेगी, और ये ओरिजिन है बेटा।
तो ओरिजिन यहाँ मैच कर रही हूँ, एक्स वाई प्लेन पर ये एज लाई कर रही है, जेड एक्सिस पर ये वाली पेज की लाइन एग्जिस्ट कर रही है, या पेज की एज जेड एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो वर्टेक्स है इस रेक्टेंगुलर प्लेन का ये पी पॉइंट है, पी को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया तो ये मेरी आर बन गई। पी पॉइंट पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब पी पॉइंट का जब मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, या ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा। अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी पर मैं कुछ आपको 3 डायमेंशनली विजुलाइज करने की वजह से ऐसा दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये पी पॉइंट जो है वो एक स्फीयर पर भी लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट एक स्फीयर पर भी लाई कर रहा है, और अगर मैं ऐसा करूं कि ये पी पॉइंट जो है वो एक कोन पर भी लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट एक कोन पर भी लाई कर रहा है, कोन का जो कोनिकल एंगल है वो कहाँ बन रहा है आपका ओरिजिन पर, तो ये पी पॉइंट आपका कोन पे भी लाई कर रहा है। और ये समझिए ये सर्कल है बेटा, ये फ्लैट सर्कल ही ऐसा नहीं है एकदम अलाइंड, ये सर्कल आपका पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है। कोनिकल टॉप मोस्ट कोनिकल सरफेस जो आइसक्रीम कोन है, इमेजिन करिए तो आइसक्रीम कोन का टॉप मोस्ट सर्कल जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही होगा। पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, जो कोन पर भी लाई कर रहा है, जो स्फीयर पर भी लाई कर रहा है, तो ये पी पॉइंट स्फीयर पर भी है, कोन के टॉप मोस्ट सर्कमफेरेंशियल सर्कल पर भी है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेन पर भी है पी पॉइंट। तो पी को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशंस जो लग रहे हैं वो एक स्फीयर को रिलेट करता है, स्फीयर की रेडियस को, दूसरा कोन के कोनिकल एंगल को बताता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये प्लेन जितना भी एंगल बना रहा है फाई एंगल वो इस पी पॉइंट का थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आर ये, थीटा ये, और फाई एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये प्लेन जो एंगल बना रहा है वो फाई हो गया। इस तरीके से पी पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई है, जिसमें से एक डायमेंशन लेंथ की है, 2 डायमेंशंस जो है वो, या 2 कोऑर्डिनेट जो है वो एंगुलर डायमेंशंस है बेटा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करना है तो मैंने सिंपल आर थीटा फाई कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये मुझे समझ में आया कि 3 सरफेसेस के इंटरसेक्शन पर पी पॉइंट लाई कर रहा है। एक सरफेस स्फीयर हो गई, एक सरफेस कोनिकल हो गई और दूसरा रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया। तीनों के इंटरसेक्शन पर मुझे पी पॉइंट मिल रहा है। तो पी इज इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर, कोन एंड प्लेन, ऐसा लिखा हुआ है मैंने आप लोगों की समझ के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब मुझे किसी वेक्टर को, अब ये भी मैं बता दूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेफरेंस में ही हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। एक्स वाई जेड हमारी फिक्स है बेटा, पर आर थीटा फाई की वजह से या रो फाई जेड की वजह से जो 3 हमारे यूनिट वेक्टर्स बनते हैं वो पॉइंट शिफ्ट होने पर हमारे यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि एक डायमेंशन जो है वो एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो रेडियली ऑपरेट करता है, रेडियली फंक्शनिंग है उसकी, इस वजह से पॉइंट जहाँ लाई करेगा वहाँ से रेडियली उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। और रेडियस की डायरेक्शन, जितनी भी रेडियाई होती है सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स नहीं है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस फिक्स नहीं है, पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कैसी है, फिक्स है। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैं हमेशा इसको एक्स एक्सिस ही बोलूँगी, इसको मैं वाई एक्सिस ही बोलूँगी, इसको मैं जेड एक्सिस ही बोलूँगी। ये मेरा जेड एक्स प्लेन ही होगा, ये फ्लोर मेरा एक्स वाई प्लेन ही होगा, और ये बोर्ड का प्लेन हमेशा मेरा वाई जेड प्लेन ही होगा। पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं, पॉइंट बदला तो एक्सिस बदल गई। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आर वेक्टर में एक एग्जांपल लेती गई हूँ, तो उस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 यूनिट वेक्टर्स लगेंगे जो इन तीनों डायमेंशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे बेटा। एक आपका यूनिट वेक्टर ए आर हो जाएगा, एक आपका यूनिट वेक्टर ए थीटा हो जाएगा और एक यूनिट वेक्टर आपका ए फाई हो जाएगा। अब ये तीनों यूनिट वेक्टर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, पर इन तीनों की मदद से मैं 3 कंपोनेंट्स आर वेक्टर के बता सकती हूँ, आर थीटा और आर फाई, और वो उन यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग वर्क कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे। तो इन तीनों के समेशन से, इन तीनों के वेक्टर सम से मुझे टोटल आर वेक्टर पता चल जाएगा। पर ये तीनों यूनिट वेक्टर्स कहाँ एक्ट करेंगे,
वही थंब रूल बेटा, जिस डायरेक्शन में आर बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में ए आर काम करेगा, जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में आपका ए थीटा काम करेगा, और जिस डायरेक्शन में आपका फाई एंगल बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में ए फाई काम करेगा। तो पहले मैं रेंज तो समझूं, आर किस तरफ बढ़ रहा है, थीटा किस तरफ बढ़ रहा है और फाई किस तरफ बढ़ रहा है, ये तो समझूं। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं। पी पॉइंट अगर लाई करता है यहाँ पे तो आपका आर ऐसा बढ़ेगा। पी पॉइंट अगर ओरिजिन पे लाई करेगा तो आपकी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी पॉइंट यहाँ होगा तो आपके आर की वैल्यू इतनी माना कि 10 सेंटीमीटर हो गई। पी पॉइंट यहाँ है तो माना कि आपके आर की वैल्यू, आर का डिस्टेंस ओरिजिन से आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो गई। पी पॉइंट आगे है और आगे, तो इस रूम के टॉप वर्टेक्स पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, तो आर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है? इनफाइनाइट। यहाँ से कहीं भी जा सकती है आर की डायरेक्शन। इस ओरिजिन से चारों तरफ एक स्फीयर जब हम एज्यूम कर रहे हैं, आधा बोर्ड के आगे आधा बोर्ड के पीछे, तो जितनी भी रेडियाई है स्फीयर की वो कहीं भी हो सकती है, पर आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? स्फीयर छोटे से छोटा एक पॉइंट फॉर्म में हो सकता है और बड़े से बड़ा स्फीयर एक इनफाइनाइट रेडियस का भी हो सकता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0 टू इनफाइनाइट के बीच में होगी, और आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि आर निगेटिव होगा ही नहीं। आर स्टार्ट ही ओरिजिन से हो रहा है, बैक साइड में तो आर कुछ है ही नहीं, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आर की वैल्यू निगेटिव साइड में कभी नहीं होगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ कभी नहीं होगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। सेकेंड आपका कोऑर्डिनेट थीटा कहाँ बढ़ रहा है बेटा? चलिए देखते हैं। जेड एक्सिस ये है, पी पॉइंट यहाँ है, पी को ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये थीटा बन गया। पी को मैंने अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, तो पी पॉइंट से वाई एक्सिस पर ओरिजिन पर कनेक्ट किया तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। पी पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो आर भी इसी पर लाई कर रहा होगा, तो आर और पॉजिटिव जेड के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। पी पॉइंट अगर मेरा माइनस जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस में पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। मैं चाहे यहाँ से मेजर करूँ, इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है और ये निगेटिव जेड एक्सिस है, पी पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। पी पॉइंट अगर प्लस वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। पी पॉइंट अगर प्लस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तब भी थीटा की वैल्यू प्लस 90 डिग्री होगी। थीटा पी पॉइंट अगर लाई कर रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे, तब भी थीटा की वैल्यू प्लस 90 डिग्री ही होगी। और अगर मेरा पी पॉइंट लाई कर रहा है निगेटिव जेड एक्सिस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री हो जाएगी बेटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा की रेंज है 0 टू 180 डिग्री, 0 टू पाई इसकी रेंज है। थीटा निगेटिव कभी नहीं होगा, थीटा हमेशा पॉजिटिव। जेड एक्सिस से हम नीचे की तरफ ही उसको मेजर करेंगे। थीटा ऐसे ही बढ़ेगा बेटा, ऐसे ही बढ़ेगा। थीटा कहाँ तक मैक्सिमम बढ़ सकता है? 180 डिग्री तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है? नीचे की तरफ। थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है? नीचे की तरफ। आर के बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है? ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड। चारों डायरेक्शन में, 8 डायरेक्शन में, जो भी समझना हो आप, सभी डायरेक्शंस में आर आपका बढ़ सकता है रेडियली आउटवर्ड। तो ये आर के बढ़ने की डायरेक्शन है, ये थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन है। अब हम समझ लेते हैं फाई के बढ़ने की डायरेक्शन क्या है। फाई हमेशा मेजर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और फिर उस तरीके से, मतलब इसी प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर ही आपका जो मेरे हाथ का जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, यही फाई की डायरेक्शन होगी मेजरमेंट की। फाई कितना मेजर होगा? 0 टू 2 पाई मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू फाई की कितनी होगी? अगर पी पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फाई अगर पॉइंट यहाँ लाई करता है तो माना कि फाई की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री। पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस पे, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। पॉजिटिव एक वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? माना कि वो 110 है। माइनस एक्स एक्सिस पे फाई पी पॉइंट होगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री।
मतलब फाई की वैल्यू इसी एक्स वाई प्लेन पर कितना वेरिएशन हो सकता है इस डायरेक्शन में, 0 to 2 पाई हो सकता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी समझा चुकी हूँ। तो फाई की भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, पर कितनी होगी, 0 to 2 पाई। तो फाई की रेंज है 0 to 2 पाई। इस तरीके से आर की रेंज है 0 to इन्फिनिटी, थीटा की रेंज है 0 to पाई और फाई की रेंज है 0 to 2 पाई। ठीक, इसी से समझ में आ गया कि आर कहाँ बढ़ रहा है, थीटा कहाँ बढ़ रहा है, फाई कहाँ बढ़ रहा है। आर ऐसे बढ़ रहा है तो ए आर यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में काम करेगा, रेडियली आउटवर्ड। और रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो स्फेरिकल सरफेस पर कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर। रेडियस कैसी होती है स्फेरिकल सरफेस पर, परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने लिखा ए आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, रेडियली आउटवर्ड यानी फ्रॉम ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू स्फेरिकल सरफेस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल यूज किया है मैंने बेटा, परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस, मतलब आर आपका स्फेरिकल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। सेकेंड आपका ए थीटा कहाँ है बेटा, ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो ए आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए आर इस डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल सिस्टम है ये, तो ए थीटा ए आर के परपेंडिकुलर होगा। और अभी अभी मुझे पता चला ये नीचे की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि थीटा नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ऐसी होगी। तो ये क्या है बेटा, ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस पर अगर ये लाइन परपेंडिकुलर और ये रेडियस है स्फेरिकल सरफेस पर, तो ये टेंजेंट हो जाएगी स्फेरिकल सरफेस पर। वही लिखा है ए थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू ए आर है, बिकॉज ऑर्थोगोनल सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव जेड एक्सिस है, नॉट एक्स एक्सिस। अवे फ्रॉम द, ये जेड एक्सिस है तो अवे फ्रॉम द दूर है, अवे फ्रॉम द मेजरमेंट कैसा हो रहा है, अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस हो रहा है। तो वही मैंने लिखा है अवे फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड टेंजेंशियल टू द स्फीयर, टेंजेंशियल टू द स्फीयर, क्योंकि ए आर रेडियस है स्फीयर की और ए आर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए थीटा को होना है, तो ए थीटा को टेंजेंट ऑफ द स्फीयर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर फिगर में आपको दिखा रही हूँ कि ये आपका जो है ये स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला स्फेरिकल सरफेस है जिस पर मैं टेंजेंशियल आपको ए थीटा बता रही हूँ। इस स्फेरिकल सरफेस के रेडियली मैं आपको ए आर बता रही हूँ, और ये जो है ये कोनिकल टॉप मोस्ट सर्कल है, ये कोन का टॉप मोस्ट सरफेस इज नॉट स्फेरिकल, सर्कुलर सरफेस है ये कोन का। तो इस पर पी पॉइंट लाई कर रहा है, ये रेडियस हो गई, ये स्फेरिकल सरफेस हो गई, तो इस पर टेंजेंट ए थीटा हो गया। अब मुझे समझना है ए फाई कहाँ होगा। अभी कौन से रिलेटेड मेरी यहाँ पर इस फिगर पे कोई बात नहीं हुई है। ये रेक्टेंगुलर प्लेन जो है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन जो है इसका डायगोनल आपका आर है, और ये जो है ये रेडियस है डायगोनल। इस रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है वो स्फीयर की रेडियस है, और ए थीटा जो है वो स्फीयर की रेडियस के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल है, तो वो भी ए थीटा इस तरफ नीचे की तरफ ही होगी। तो ये ऐसा कुछ होगा बेटा, ये रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसा आपको ए थीटा पेन के अलोंग है, इस प्लेन के डायगोनल के अलोंग ए आर है और ये ए थीटा है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस प्लेन में दो यूनिट वेक्टर्स लाई करेंगे, एक ए आर यूनिट वेक्टर लाई करेगा और एक ए थीटा यूनिट वेक्टर लाई करेगा। तो ये देखिए मैंने ए आर ऐसे दिखा रही हूँ, ए थीटा नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ये वाला एरो दिखा रही हूँ बेटा। आप जूम करके देखिएगा, ये परपेंडिकुलर एरो जो नीचे की तरफ जा रहा है इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर ये ए थीटा यूनिट वेक्टर है, डायगोनल के अलोंग ए आर यूनिट वेक्टर है। अब हम समझते हैं कि ए फाई यूनिट वेक्टर कहाँ होगा। अब ए फाई किस तरफ बढ़ रहा है बेटा, ए फाई किस तरफ बढ़ रहा है, ऐसे। ए फाई की बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। तो नेचुरली इस सर्कुलर मूवमेंट की जो टेंजेंट होगी वो क्या हो जाएगा, बैक साइड में ए फाई हो जाएगा। मतलब ये जो आपका प्लेन है इस पर टेंजेंशियल, या ये जो कोण है, ये जो कोण मैंने अभी आपको बताया था, इस कोण के टॉप मोस्ट सर्कमफेरेंशियल सर्कल के टेंजेंशियल आपका ए फाई हो जाएगा। ए फाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ए फाई
टॉप मोस्ट सर्कमफरेंशियल कोनिकल सर्कल के टेंजेंशियल होगा, ये ए फाई की डायरेक्शन होगी, या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में ए फाई होगा। फिर से मैं समझा दूं, ए फाई के बढ़ने की डायरेक्शन ये है, तो नेचुरली ए फाई आपका जो होगा, ए फाई जो होगा वो इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा, ए फाई की डायरेक्शन इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा। और यही सर्कल तो कोन का टॉप मोस्ट सर्कल है बेटा, टॉप मोस्ट सर्कल भी यही है। तो इसका मतलब ए फाई की डायरेक्शन आप कोन के टेंजेंशियल ले लो, या फिर आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लो ए फाई की डायरेक्शन। मतलब ए फाई की डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कौन सा प्लेन है ये, ओ क्यू पी सी प्लेन है, ओ क्यू पी सी प्लेन है ये। एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहाँ से, ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाली है, तो आपकी ए फाई की डायरेक्शन कौन सी ये वाली है, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ लिख देनी चाहिए बेटा, टेंजेंशियल एंड, जस्ट अ मिनट, एंड टेंजेंशियल टू टॉप सर्कल ऑफ कोन, ये कोन के टॉप सर्कल पर टेंजेंशियल भी है। मैं 7 पॉइंट बेटा यहाँ लिख देती हूँ, जगह है तो r इज इक्वल टू आर आर ए आर प्लस आर थीटा ए थीटा प्लस आर फाई ए फाई। ये आपका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने लिखा है, पर समझ में आया ए फाई कहाँ है, फिर से बता दूँ। ए आर इस प्लेन का डायगोनल, इसी प्लेन पर ए थीटा नीचे की तरफ मिल रहा है जो स्फीयर का टेंजेंट होगा। ए आर स्फीयर की रेडियस है, ए थीटा स्फीयर का टेंजेंट है, और ए फाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में है ए फाई। या फिर ये कहो कि कोन का जो टॉप मोस्ट सर्कल है उसका टेंजेंट भी आपका ए फाई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं तीनों यूनिट वेक्टर्स को बेटा। अब अगर मैं एक थोड़ी सी ट्रिक करूं कि ये जो प्लेन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये 90 माइनस फाई एंगल बना रहा है, और इस पूरे सिस्टम को मैं 90 माइनस फाई एंगल से अगर रोटेट कर दूँ ना, तो ये प्लेन मेरा बोर्ड पे चला जाएगा। एक्स एक्सिस मेरी ऐसी, एक्स एक्सिस पहले कैसी थी, ऐसी थी, मैंने सिस्टम को 90 माइनस फाई एंगल से रोटेट कर दिया, तो एक्स एक्सिस मेरी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। वाई एक्सिस बोर्ड के पीछे चली गई, कितने एंगल पे, साइन कितने एंगल पे चली गई, 90 माइनस फाई एंगल पे। वाई एक्सिस बोर्ड के पीछे, वॉल के पीछे चली गई। जेड एक्सिस यहीं की यहीं रही, पर प्लेन मेरा कहाँ पहुँच गया, बोर्ड पर। मैंने पूरे सिस्टम को 90 माइनस फाई एंगल से रोटेट किया, तो ये मेरा ओ क्यू पी सी प्लेन कहाँ चला गया, बोर्ड पर। अब मैं समझा सकती हूँ कि मेरा आर वेक्टर ये है, मेरा ए थीटा वेक्टर ये है, और मेरा ए फाई वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर बैक ऑफ द बोर्ड पर, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बैक साइड में है बेटा। इस तरीके से तीनों यूनिट वेक्टर्स को आप समझ सकते हैं। अब मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, वो जो वेक्टर फॉर्म होता है, वो जो लाइन होती है, और उस लाइन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका पोजीशन वेक्टर होता है। ये लाइन क्या है, आर, इसके अलोंग कौन सा एंगल, सॉरी इसके अलोंग कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ए आर। तो मैं ओपी को सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट वेक्टर और उसकी लेंथ से समझा सकती हूँ, वो है आर ए आर। इतनी डेफिनेशन इनफ है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर एक ही टाइप का काम में आ रहा है, ए थीटा और ए फाई काम में ही नहीं आ रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स ए वाई ए जेड तीनों यूज कर रहे थे हम ओपी पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने रो ए रो और जेड ए जेड से हमने समझा, मतलब दो यूनिट वेक्टर्स हमने यूटिलाइज किए वहाँ पे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मात्र एक यूनिट वेक्टर काम आ रहा है ओपी पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए, वो सिर्फ आर ए आर है। तो पोजीशन वेक्टर में भी अगर कोई डिफरेंस पूछे कि कितने कितने यूनिट वेक्टर्स लगते हैं, तो फिर बेटा मैं कुछ एग्जाम्स में पेपर्स वगैरह जब भी एग्जाम्स लेती हूँ तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछती हूँ अपने कॉलेज में कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने यूनिट वेक्टर चाहिए, या आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने चाहिए, ये ज़रूर पूछती हूँ।
और जब जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाया है बेटा, तब तब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट पर वाइवा कंडक्ट करती थी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि कितना समझ पाए हैं। ये सब्जेक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब आप लोग कहेंगे मैडम को तो हर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, पर है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी की पूरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहिए आप। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एलॉबरेटेड डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है हर पॉइंट, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा टफ है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दूंगी, और साथ में मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी साथ में कंपैरेटिव लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियोस को आप शेयर करिए अपने बैचमेट्स में, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने कलीग्स में, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। थैंक यू।